So in this class we will be discussing about the adrenal hormones, and we'll be try to discussing about the some reproductive systems hormones as well. Okay, so first, adrenal glands. First you have to know that the location and the structure of adrenal glands. Okay, so do you know the location of adrenal gland? Located close to the kidney. Bolo. So basically, how many adrenal glands are there? So one pair. Two, right? So two adrenal glands are there. They lie at the superior poles of the two kidney, right? So you all know that it has two parts, right? Adrenal glands has two parts. One is the external part. External part is known as Adrenal cortex. adrenal cortex. Yeah, adrenal cortex, and the internal part is adrenal medulla, right? Medulla. So it is a paired structure. They are located on the top of the kidney. So each adrenal gland has two parts: external adrenal cortex and internal adrenal medulla. And it is covered by a fibrous capsule. एंड एम्ब्रायनिक ओरिजिन अगर बताएं तो इसमें क्या होता है, दे हैव बोथ, मतलब इसका डिफरेंट ओरिजिन है, इसका डिफरेंट ओरिजिन है. जैसे कि एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है, एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है, इट इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, मेसोडर्म, राइट. एंड डू यू नो एड्रेनल जो मेडुला है, इट इज डिराइव फ्रॉम where? Ectoderm or endoderm? Endoderm. Exactly. Endoderm. It has dual origin. It has dual origin. Okay. So मैं यहाँ पे एक simple figure draw करूँगा. You will be able to see this structure. ये क्या होगा? Adrenal gland. बी. कभी कभी फिगर से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट स्टूडेंट? Kidney. बी किडनी. और सी क्या होगा? बोलो. Heart. ये क्या है? Ureter. यूरेटर. ओके. मेरे साथ साथ ये बनाते चलो. तो ऊपर जो लेयर है, ऊपर ये जो लेयर है, ये है कैप्सूल. ये जो लेयर है ये है कॉर्टेक्स. ये जो लेयर है कॉर्टेक्स. ये अंदर वाला जो लेयर है यहाँ पे, ये है मेडुला. ओके. सो दिस वन इज द टीएस ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. अंडरस्टूड?
So I think ये हो गया. So we all know that it has first we'll be talking about the cortex layer. And histologically the cortex layer is subdivided into three distinct zones, and they are: first one, zona glomerulosa; second one, zona fasciculata; third one, zona reticularis. Okay, so which one is the most outermost region, outermost zone? Zona glomerulosa. Yeah, is the outermost zone. Is the middle part, middle zone, and this one is the innermost zone. So three main regions and three different types of hormones are secreted from this region. Okay, so basically first we'll be discussing over the zona glomerulosa. So before that I'll be drawing a picture so that it will be clear to you all. ये सही ड्रॉ किया क्या मैं? सही लेवल क्या क्या मैं? अरे ये रेटिकुलरिस नहीं होगा, नहीं ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ये जो लिया Fasciculata. या fasciculata. Okay students, and रेटिकुलरिस कहा इधर है रेटिकुलरिस. और ये जो मेडुला कहा होगा, ये जो पोर्शन ये मेडुला. ओके, सो अगर इसको भी थोड़ा सा और डिटेलिंग में और माइन्यूटली इसको ड्रॉ किया जाए तो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में दिखेगा. ये हो गया तो मुझे बता देना.
हो गया क्या? बताओ, हो गया? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। देखो तो थोड़ा सा मैं इलेवन ये फिगर ज़्यादा नहीं अच्छा बनाऊंगा, थोड़ा सा रफ फिगर। ओके, समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर आल्सो, इसलिए 2 मिनट इसमें तो देना पड़ेगा ज़रूर। मतलब कैसे कैसे सेल है, ठीक है, यही देखना ज़रूरी है। एक आइडिया आ गया कि इधर कैसे जो सेल है वो कैसे दिखाएगा। मतलब ये इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो फ्री स्पेस भी कितना है। ओके, बहुत ही टफ फिगर है ये, ऐसे प्रैक्टिकल में तो ये बनाना पड़ता है ज़रूर। एंडोक्रिनोलॉजी क्लास में हो गया ना, कॉलेज की क्लास में सबका हो गया ना? Yes, sir. तो ये फिगर जो है वो बनाना पड़ा था क्या उधर? बनाए थे उधर? Uh, नहीं। नहीं, ये तो बहुत ही एक कॉमन फिगर। আমাদের ठीक है, ये जो लेयर है ऐसे ही करते जाओ, मैं इतना कर दिया, ऐसे करते जाओ, ठीक है। ये इसमें जो स्पेस है इसको सेल देकर इसमें फिलअप कर दो। टाप तो है, लेकिन टाप के साथ साथ ये बहुत एक्चुअली टाप किस लिए है, बहुत टाइम टेकिंग ये है, बहुत ही टाइम टेकिंग। कभी भी कोई रूट और स्टेम का अगर डिसेक्शन का फिगर ड्रॉ किए हो बॉटनी में, तो पता चलता है कि एक्चुअली बायोलॉजी का फिगर कैसा, कितना टफ एंड बहुत टाइम लगता है।
बहुत सारे जो टिश्यू है, टिश्यू का भी डिफरेंट डिसेक्शन। ठीक है, ये फ्री लेयर है, फ्री स्पेस में, बहुत फ्री स्पेस है इधर। और फिगर अच्छे करने का एक सबसे बड़ा रूल जो है वो अपने आप तरफ अपने वे में अगर ड्रॉ करोगे तो ये अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिकल होता है, किसी भी डिसेक्शन मान लो कि एक तो टीचर दिखाता है कि ऐसे करके ये डिसेक्शन करना, लेकिन वही प्रैक्टिकल अपने वे में अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। टीचर का रूल पहले तो बेसिक जो चीज़ है वो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अपने वे में डिसेक्शन करो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ऐसे ही डिसेक्शन करना पड़ेगा। शायद फीस का एक डिसेक्शन था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये था किया कोई पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फिश? नहीं किए हो, राइट? कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। देखो अपने वे में कर लेना। तो मैं अब दिखाने वाला हूँ कि कौन सा रीजन में क्या उसका, ये जो है ये क्या है बताओ, यह क्या? कैप्सूल। यह है क्या? कैप्सूल। ओके, यस, ये जो रीजन होगा ये जूना ग्लोमेरुलस है, राइट? ये जो उसके बाद ये जो लेयर है, ये वाला जो लेयर जूना फैसिकुलेटा, उसके बाद ये जो रीजन है जूना रेटिकुलरिस, और अंत में ये जो रीजन है ये है एड्रेनल मेडुला। मेडुला। या सो अगर हिस्टोलॉजिकली के देखा जाए तो हमारा जो एड्रेनल कॉर्टिकल टिश्यू है ये तो 3 रीजन में देखा गया है, 3 अलग अलग इसका डिवीजन है। जोना ग्लोमेरुलस जो है a thin outer zona glomerulus layer, okay, and a thicker middle zone which is known as fasciculata. तो thin कौन सा है? zona glomerulosa, then thicker middle layer and moderately thick zona reticularis. तो सबसे जो थिक है वो ये लेयर है जोना fasciculata, ये सबसे थिक लेयर, और थीन लेयर सबसे जो है वो है जोना ग्लोमेरुलस, और ये मॉडरेटली इसके जो मॉडरेटली थिन है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि कौन सा जो लेयर है वो ज़्यादा थिक है एंड ज़्यादा थिन। सो पहले जोना ग्लोमेरुलस जो है, ये जो लेयर है जोना ग्लोमेरुलस, इसका मतलब है जोना मीन्स बेल्ट एंड glomerulus means little ball, okay, little ball. So this is the outer zone and it lies just below the capsule layer and it is almost 15% of the gland, okay. तो देख सकते हो इसका जो सेल्स है, ठीक है, ये जो रीजन है, तो ये इसका जो सेल्स है दे आर क्लोजली पैक्ड, ओके। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये है स्पेरिकल, एक क्लस्टर की तरह, स्पेरिकल क्लस्टर, ओके। सो बेसिकली इससे जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो कैसे हार्मोन सीक्रेट होगा?
जोना ग्लोमेरुलस से कैसा हार्मोन सीक्रेट होगा? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, राइट। जोना फैसिकुलाटा है, उसके बाद जो लेयर है वो है जोना फैसिकुलाटा, अंडरस्टूड। उसके बाद जो लेयर है वो है जोना फैसिकुलाटा। सो जोना फैसिकुलाटा क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ये ले लिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन इसमें है, लगभग 50%। ये जो तीन अलग अलग पार्ट है इसमें से 50% पार्ट है जोना फैसिकुलाटा। और इसमें देख सकते हो कि लॉन्ग स्ट्रेट कॉलम जैसा इसका सेल अरेंज हुआ है। ये जो कॉलम जैसा अरेंजमेंट देखा गया इसमें, ओके। सो कॉलम जैसा अरेंजमेंट देखा गया किसमें? जोना फैसिकुलाटा। फैसिकुलाटा मीन्स लिटिल बंडल। और इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है जोना फैसिकुलाटा से? बोलो। अरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट। उसके बाद आता है कौन? जोना रेटिकुलर्स। रेटिकुलर मतलब ये है नेटवर्क, रेटिकुलर मतलब ये है नेटवर्क। सो इट इज़ द इनर मोस्ट and 7% it consists about the 7% of the particular gland and it secretes। और देखो ब्रांचिंग कॉर्ड्स की तरह इसका जो सेल है वो सीक्रेट होता है एंड द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम दीज रीजियंस जोना रेटिकुलर्स इज known as sex steroids। so mineralocorticoids, glucocorticoids and sex corticoids, you can say sex corticoids। हो गया। अब देखो पहले कौन आता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ये हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया कि देखो तो। स्टूडेंट्स टेल मी, हुआ कि नहीं? हो गया। ओके। नाउ गिव मी सम एग्जांपल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। जैसे कि पहले एग्जांपल कौन आता है? Aldosterone. या एल्डोस्टेरोन। So it has some important role on mineral metabolism। मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या है इसका रोल है? जनरली अगर देखा जाए तो कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है जैसे कि एल्डोस्टेरोन, इट हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ tubular reabsorption of sodium ion from the renal tubule and as well as it increases the excretion of potassium ion। इसका excretion करता है, हेल्प करते हैं DCT से, राइट। तो सोडियम एंड पोटेशियम इसका जो मेंटेनेंस, इसका जो बैलेंस है ये हेल्प करता है। और कुछ अमाउंट में NaCl इसका रिटेंशन में भी हेल्प करता है, रिटेंशन, ओके। इसके साथ साथ वाटर मेटाबॉलिज्म में भी इसका थोड़ा सा रोल है। सो
helps in absorption of water from renal tubule to maintain the water balance. Okay. इसके अलावा इसका जो मेन रोल होता है स्टूडेंट्स, जो बेसिकली तो आयन के ऊपर ही काम करता है. सो एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट्स सोडियम एंड पोटासियम ट्रांसपोर्ट इन द स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है. एल्डोस्टेरोन इट स्टिमुलेट्स sodium and potassium transport in sweat gland, salivary gland, and intestinal epithelial cells. So sweat gland and salivary gland, they form a primary secretion and that contains large quantities of sodium chloride. But जो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड है ये एक्सक्रेटरी डाक्ट के थ्रू पास करता है, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है. ओके. और जो पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन हो जाता है वो सीक्रेट होता है उसमें. So aldosterone basically greatly increases the reabsorption of sodium chloride and secretion of the potassium by this particular types of duct. और sweat gland में जो होता है उसमें जो बॉडी का एनवायरनमेंट, मतलब स्वेट सिक्रेशन से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो बॉडी का होमियोस्टेसिस, मतलब टेम्परेचर होमियोस्टेसिस, ये मेंटेनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन. ओके. तो एल्डोस्टेरोन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि स्टूल से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर सोडियम लॉस हो जाता है तो बॉडी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये स्टूल से ये हार्मोन, ये जो सोडियम आयन है इसको सिक्रेशन में इनहिबिट कर देता है. ओके. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है. इसके अलावा बहुत सारे भी फंक्शन हैं, जैसे कि बॉडी का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कि कार्डियक आउटपुट जो है इसका कार्डियक आउटपुट ये इंक्रीज कराता है, कार्डियक आउटपुट. ठीक है, इसको इंक्रीज कराता है. और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, और अगर लेस अमाउंट में एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा तो हाइपोसिक्रेशन में क्या होगा, वो कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा. तो इसके ऊपर कार्डियक सिस्टम के ऊपर ये भी काम करता है. ठीक है. नाउ अनदर टाइप ऑफ हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हार्मोन, दैट इज दे आर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. So glucocorticoids it has important role on carbohydrate metabolism. कैसे, पहले बताओ कि दो चार इम्पोर्टेंट हार्मोन्स, इम्पोर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बोलो. cortisol, corticosteroid. Yes, cortisol, corticone and corticosterol, right? So पहले जो होता है, जैसे कि तुम ही बताओ
कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस में इसका क्या फंक्शन होगा। बोलो। तो पहले ये बात देखो कि कॉर्टिसोल की इतना इम्पोर्टेंस देने के मतलब है कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, और कॉर्टिसोल इसका एक और नाम है कि हाइड्रोकॉर्टिकोसोन। ठीक है, तो ये चेंजेस होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो पहले अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में देखा जाए तो क्या होगा, ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस है। ठीक है, सो ग्लूकोन्यूजेनेसिस में ये स्टिमुलेट करेगा। सो इंक्रीजेस ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर सेल्स। ओके, तो अगर ये इंक्रीज होगा, डिक्रीजेस ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन सेल्स। तो ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो बढ़ाएगा, ये घटाएगा। ब्लड ग्लूकोज जो है वो बढ़ाएगा और घटाएगा। बोलो। अरे सेल में ये यूटिलाइजेशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब ब्लड में तो जरूर ग्लूकोज बढ़ेगा ना। और न्यू ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लूकोन्यूजेनेसिस? putting of glucose on carbohydrate. Exactly. Synthesis of glucose from the non-hexose substrate such as, जैसे कि या मतलब amino acids and some lipids also, right? So ये है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। सो इट डिक्रीजेज द प्रोटीन स्टोर इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स एक्सेप्ट इन लीवर सेल्स, as well as increases protein uptake in liver, catabolism of protein in cells, and increases the uptake of amino acid in plasma. Okay, इसके अलावा सो ये मेन प्राइमरी फंक्शन यही है, एज वेल एज द प्रोटीन के ऊपर भी इसका फंक्शन है। इसके अलावा जो फैट मेटाबॉलिज्म इसके भी ऊपर उसका फंक्शन है, बट दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सो फैट मेटाबॉलिज्म में भी इसका होगा कि मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ऑक्सीडेशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है कॉर्टिसोल का, जो कि है मान लो कोई पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम इसका हो गया, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो एक कुशिंग सिंड्रोम जो ये किसके लिए किसके वजह से होता है, बोलो। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के डिसफंक्शन के वजह से ये होता है कुशिंग सिंड्रोम। ओके, सो इट हैज़ इफेक्ट ऑन द इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिएक्शन ऑल्सो। सो कैसे? सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे हैव पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो this is actually happened when the person is suffering from Cushing syndrome. तो ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देता है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। तो अगर ऐसे कर देता है तो कि कैसे ये करेगा? क्योंकि इसमें मान लो कोई भी पेशेंट अगर कुशिंग सिंड्रोम उसमें बहुत सारे हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से बहुत सारे उसका ऑलरेडी डिसफंक्शन चल रहा है, लेकिन इसके अलावा वो देखा जाएगा कि बहुत सारे जो साइटोकाइंस पर्टिकुलरली ये बहुत सारे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्यून सप्रेसर के रूप में देखा जाता है कभी कभी। सो ये एक होमवर्क है, द सिम्टम्स ऑफ
कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। ओके, और कॉर्टिसोल के साथ साथ एक कॉर्टिसोल जो हार्मोन बोला मैं अभी भी, सो ये कॉर्टिसोल के साथ साथ एक स्ट्रेस का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, जनरली दो टाइप का स्ट्रेस होता है। एक है जो है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ, वो ख़त्म हो गया, वो स्ट्रेस, मतलब इसको बोलेंगे क्या, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। जैसे कि मान लो कि कोई भी एक पॉइजनस से स्नैक, ठीक है, तो किसी भी रास्ते से पार हो रहे हो तो उसमें कोई एक पॉइजनस स्नैक आ गया और एक जो कुत्ता बहुत ये भौंक रहा है बहुत तेज़ से, तुम्हारे नज़दीक आ गया और कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या करोगे, वो यू विल रन। ठीक है, तो इसके चलते चलते क्या होगा, हार्ट बीट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा स्वेटिंग भी होगा। तो ये शॉर्ट टर्म एक स्ट्रेस है। सो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डिफीट रिएक्शन एज वेल एज द डिफीट रिएक्शन, मतलब वो एक शॉर्ट टर्म जो है वो तुम तो किसी भी तरफ इसको पार कर जाओगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जैसे मान लो डिप्रेशन के वक्त ये सब, तो ट्रॉमा, एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, और किसी भी मान लो कि इन्फेक्शन हो गया, तो ये होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका, कॉर्टिसोल हार्मोन। ओके, और ये स्ट्रेस के साथ एक रिलेशनशिप इसमें है। मैं दिखाता हूँ वो, so any type of physical or mental stress, the result in the elevation of the cortisol concentration in blood due to the enhanced secretion of CRH, okay, in the hypothalamus। so ये किससे सीक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन। ये मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस, और ये है कॉर्टेक्स रीजन, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन, एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन, और ये किधर है, एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन, एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन। सो ये एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन, ये हाइपोथैलेमस है, और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन। ओके, सो समटाइम्स क्या होता है, इसका लेवल ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है ज़्यादा मात्रा, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा होगा, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो कॉर्टिसोल की मात्रा भी ज़्यादा मात्रा में बॉडी में होगा। सो उस समय अगर देखो ये देखो कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा है
तो कॉर्टिसोल ज़्यादा मात्रा में होगा कि नहीं, कॉर्टिसोल भी ज़्यादा मात्रा में होगा। और जो ये इम्यून सप्रेसिव के रूप में भी काम करता है, राइट। तो तब क्या होगा, तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ये लो वे में काम करेगा। तो पहले कुशिंग सिंड्रोम जो है वो पहले मुझे बताओ कि हाइपर सिक्रेशन की वजह से होगा और हाइपो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। hyper secretion. एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट, अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ये तो इम्यूनो सप्रेसिव है, लेकिन लेकिन इट प्रिवेंट्स द इन्फ्लामेशन, जो प्रो इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शन है इसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। जैसे कि जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है इसको स्टेबलाइज कर देता है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इसमें देखा जाता है, एज वेल एज द ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज का जो परमेबिलिटी है उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो ये खाली जो नेगेटिव काम करता है ऐसे नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये इसका जो अच्छे इफेक्ट्स भी है। ओके, ये हो गया, ये हुआ कि नहीं बोलो। Yes, sir. ओके, सो एक और डिजीज था एडिसन डिजीज। ये क्या है, हाइपो एड्रेनलिज्म, राइट। So it occurs due to the atrophy or any injury to the adrenal cortexes. ओके, सो ये एट्रोफी की वजह से ये होता है। और तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन ये इसमें हो जाता है। जैसे क्या क्या होता है, फैटिक हो जाता है, वॉमिटिंग, नोसिया, डायरिया ऐसे होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और विटिलिगो एक इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम्स है। ओके, सो जैसे कि पिगमेंटेशन विटिलिगो ये देखा जाता है, एज वेल एज सो कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, these are the important disease due to the hormone dysfunctioning in the cortex region. Understood? Now the sex steroids.
बोलो, कोई भी क्वेश्चन है इस रीजन से? समझ में आया सब कुछ? बोलो जल्दी बताओ। तो सेक्स स्टेरॉइड्स जो है ये कहाँ से रिलीज होता है? रेटिकुलरिस। या जूना रेटिकुलरिस। तो कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, कुछ जो मेल होता है, कुछ मेल में फीमेल लाइक सिम्टम्स देखे जाते हैं, सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड द पीच जो होता है, जैसे फीमेल की वॉइस का पीच होता है वैसे ही उसका पीच हो जाता है। So it is due to the dysfunction in the sex steroids. Okay, dysfunction in the zona reticularis region and due to the these type of sex steroids. So जो एक देखो सेक्स स्टेरॉइड मतलब ये इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये जो हार्मोन्स है इसका नेचर क्या है? हाँ, पीरियड हार्मोन। स्टेरॉइड्स हार्मोन। तो एक कॉमन प्रिकर्सर है, वो कॉमन प्रिकर्सर से ये अलग अलग, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये अलग अलग वे में इसका सिंथेसिस हो जाता है। मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ये अलग अलग वे में सिंथेसिस हो जाता है। ओके, तो वो फीमेल में मेल में वो डेवलप कर गया, जैसे हो गया कि गायनोकोमैस्टिका, उसको बोलते हैं गायनोकोमैस्टिका। ओके, इन केस ऑफ फीमेल्स ऑल्सो वी कैन सी सम हेयर इन द फेस रीजन, जैसे कि हमारा मुस्ताच रीजन, मुस्ताच होता है, ऐसे ही एज वेल एज वॉइस भी मेल तरह का होता है और मस्कुलर ग्रोथ भी होता है। एंड द इस जो होता है उसका बहुत सारे उसका जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो वेल डेवलप नहीं होता है। सो दिस इज ड्यू टू द एड्रेनल विरुलिज्म। ओके, एंड द डिसफंक्शन इन दिस रीजन and some hormone from here. Okay, so they are called the sex hormones or adrenal of the adrenal glands, और मेल और फीमेल में दोनों में पाया जाता है। So in case of males they known as generally androgens. Okay, तो इसमें हम लोग बात करेंगे जस्ट एड्रेनल विरुलिज्म में, adrenal virulism and gynecomastia. So adrenal virulism, appearance of male characters in female, appearance of male characters in female. So excessive production of the male sex corticoids or androgens, they produces some male secondary sexual characters such as beard, mustache, and voice in women. Okay, gynecomastia is also development of enlarged mammary gland. So due to the excessive secretion of female sex hormone एंड इसके डिक्रीज्ड टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द फीमेल हार्मोन्स, फीमेल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। ओके, सो एंड दिस में लीड टू द गायनेकोमैस्टिका। तो दो ये इम्पोर्टेंट
सिचुएशन होता है। ये नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। What is the full form of this DHEA? बोलो। Dihydroepiandrosterone. Yeah, dihydro epiandrosterone. तो ये हो गया। सो ये जो पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर है ये कन्वर्ट होता है इन केस ऑफ फीमेल एस्ट्रोजन एंड इन केस ऑफ मेल टेस्टोस्टेरोन। ओके, हो गया क्या ये स्टूडेंट्स? चलो जल्दी नेक्स्ट। Adrenal medulla. So generally the hormones secreted from this region, adrenal medulla, they are known as catecholamines, right? Catecholamines. First you know what is amine. So amines that are derived from the substance called catechol, and so इसलिए catecholamines, amines which are derived from the substance they are known as catechol. कैटेकल मतलब इसमें हो गया कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एज वेल एज डोपामिन। ओके, सो ये हो गया, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैटेकोलामाइन। ठीक है, सो ये एड्रेनल मेडुला में जो ये सिक्रेशन होता है कैटेकोलामाइन, सो इस कुछ फैक्टर इसको कंट्रोल करता है। इसका जो सिक्रेशन होता है कुछ फैक्टर इसको कंट्रोल करता है। जैसे कि बहुत सारे जो स्ट्रेसफुल स्टिमुलेट है ये एक्टिव करता है कैटेकोलामाइन सिक्रेशन को। ठीक है, जैसे कि सो देखो एक पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल, कैसे पोजीशन में इंडिविजुअल है, मतलब कोई भी अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है और कोई भी किसी और भी पोजीशन में है, इसके ऊपर भी इसका सिक्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज होता है। बेसिकली इंक्रीजेज इन स्टैंडिंग पोजीशन। ओके, दूसरा हो जाता है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज कैसा होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो इट कैन वेरी
with the different type of exercise. Okay, so as well as जैसे अगर हाइपोग्लाइकेमिया हो गया तो इसके चलते एपिनेफ्रिन कुछ सिक्रेशन है ये स्टिमुलेट हो जाता है. एपिनेफ्रिन सो हाइपोग्लाइकेमिया एज वेल एज सिगरेट स्मोकिंग. तो स्मोकिंग के साथ साथ ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है सिगरेट स्मोकिंग. और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन ये भी एक कारण है. मायोकार्डियल इन्फेक्शन एज वेल एज एनास्थेसिया. सो ये ये दीज आर द सम फैक्टर्स which control the secretion of the catecholamines from the adrenal pedula, as well as some situations also. Situation एक बहुत important रोल प्ले करता है इसके लिए. So पहले हम लोग जो देखेंगे इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कैटेकोलामाइन्स का कैसे है. मतलब रेगुलेशन आएगा बोल देबे किसका रेगुलेशन? এই পজিশন কি করেছেন? या ड्यूरिंग द स्टैंडिंग कंडीशन. स्टैंडिंग कंडीशन में ये कैटेकोलामाइन ज़्यादा सीक्रेट होता है. अगर स्लीपिंग कंडीशन में ये ज़्यादा मात्रा में नहीं सीक्रेट होता है, लेकिन स्टैंडिंग कंडीशन में और किसी भी काम कर रहे हो तो किसी भी वक्त ये थोड़ा सा इंक्रीज अमाउंट में रहता है. एक्सरसाइज भी बहुत सारे एक्सरसाइज अलग अलग है. रिलैक्सिंग मोड में होता है और कुछ एक्सरसाइज बहुत हार्ड एक्सरसाइज होता है. तो इसके चलते इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, एज वेल एज सम स्ट्रेनस कंडीशन एज वेल. स्ट्रेनस कंडीशन में अगर ये स्ट्रेनस कंडीशन में ये ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है ताकि ये बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस में आ सके. ओके, सो स्टूडेंट इसका जो पूरा का पूरा सिंथेसिस है इसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. पूरा स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ऐसे राफ बात कर रहा हूँ. ओके, टायरोसिन पहले होता है. टायरोसिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताओ जल्दी जल्दी. टायरोसिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताओ. ये आर ग्रुप बता दो. CH2 बेंजीन ऑयल टू बेंजीन ऑयल. या सो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ये जो एंजाइम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है, इसके सहारे ये बना देता है डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन और उसको बोलता है एल डोपा. उसको बोलेंगे क्या? डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन. ओके, फिर ये एल डोपा इसको इस डोपा डी कार्बोक्सिलेज. हाइड्रोक्सिलेज मतलब इसमें जो H ग्रुप था इसके चलते एक और H ग्रुप उधर ऐड हो जाएगा. और डोपा डिकार्बोक्सिलेज इसके चलते इसके सहारे ये बनाएगा डोपामीन. ओके, डोपामीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बोक्सिलिक मतलब COOH ये ग्रुप ये बाहर चला जाएगा. बाकी सेम टू सेम रहेगा और उसमें CH जो था वो CH2 होगा. तो फिर इसमें देखो कि अगर ऐसे NH2 है, NH2 मतलब CH नीचे ऊपर जो भी है COOH, इसमें R ग्रुप जोड़ो. R ग्रुप CH2 फिर एक बेंजीन रिंग है और इसके अंत में OH है. राइट, OH ये है. तो ये जब एल डोपा होगा इसमें एक और OH ग्रुप जुड़ जाएगा. इसमें एक और OH ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा. और जब ये डोपामीन होगा, डोपामीन में ये जो CH है ये CH2 होगा मतलब NH2 CH2 COOH जो है ये बाहर चला जाएगा एंड CH2 फिर जो सेम स्ट्रक्चर विद द एल डोपा. ठीक है, मतलब ये इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें रहेगा. ओके, देन ये क्या करेगा? डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक हार्मोन है, इसके सहारे ये बनाएगा क्या? नॉरएपिनेफ्रिन.
तो नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कैसे होगा, सेम 2 OH ग्रुप हेयर, और इसमें इसमें एक COH, एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, दो CH2NH2, CH2NH2। ओके, ये हो गया नॉर एपिनेफ्रिन। और ये नॉर एपिनेफ्रिन से बनाएगा क्या, नॉर एपिनेफ्रिन से बनाएगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर क्या होगा ना, एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, इसमें खाली NH एंड CH जुड़ेगा। ठीक है, कैसे, मतलब इसमें तो OH जो था वो था ही, के साथ CH CH2 NH CH3। ओके, तो ये जो हुआ, ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन से ये नेफ्रिन, जो ये इसमें चेंज किया उसका नाम है फिनाइल इथानोलेमाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज। इसमें देखो एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड हुआ है। ओके, और उसके बाद इसमें नॉर एपिनेफ्रिन से बहुत सारे अलग अलग दिशा में ये अलग अलग फॉर्म बन सकते हैं, लेकिन ये है इसका जनरल वे। सो टायरोसिन, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कौन सा एमिनो एसिड इसका प्रिकर्सर है। सो टायरोसिन से एल डोपा से डोपामाइन से हुआ क्या, नॉर एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन। ओके, सो फंक्शन अगर देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हो गया ना स्टूडेंट्स, ये हो गया, बताओ जल्दी, ये हो गया कि नहीं। अरे हाँ और नाम। ओके, देखो फंक्शन, बहुत सारे अलग अलग जो ऑर्गन है इसके ऊपर इसका अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि देखो प्यूपिल, इसके देखो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो सिस्टम है हमारा, इसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है, किसका, कैटेकोलामाइन। और अगर देखा जाए कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों ही का फंक्शन लगभग सेम है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, इसका दोनों ही का फंक्शन सेम है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये डिफर होता है। तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे खाली, क्योंकि वो जो मेजर फंक्शन है वो तो हम लोग जान चुके क्या क्या मेजर फंक्शन है। फर्स्ट डिफरेंस देखो, नॉर एपिनेफ्रिन वर्सेस एपिनेफ्रिन। सो देखो क्या होता है, एपिनेफ्रिन इट हैज सम स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन पर्टिकुलर एक टाइप का रिसेप्टर होता है जो है बीटा रिसेप्टर, जो बीटा रिसेप्टर किस में होता है, कार्डियक रीजन में। ओके, सो कार्डियक स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है किसमें, ग्रेटर इफेक्ट होता है एपिनेफ्रिन का। ठीक है, एपिनेफ्रिन का ग्रेटर इफेक्ट होता है कार्डियक स्टिमुलेशन के ऊपर रेदर देन नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, और एपिनेफ्रिन उसका जो मसल के ऊपर उसका जो एक्टिविटी है, एपिनेफ्रिन का जो मसल के ऊपर एक्टिविटी है वो वीक कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है ब्लड वेसल को। एपिनेफ्रिन ब्लड वेसल को वीक कंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्लड वेसल का वीक कंस्ट्रिक्शन कराता है। लेकिन जो कंपैरिजनली स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रिक्शन दिखाता है नॉर एपिनेफ्रिन। ओके,
So first you have to know about the cardiac activity. So epinephrine has a greater effect on the cardiac activity than norepinephrine secondary. Epinephrine causes only a weak constriction of the blood vessel, blood vessel of the muscle in comparison with a much stronger constriction from the norepinephrine. And another third difference between the action of epinephrine and norepinephrine, that their effect on tissue metabolism. So epinephrine has greater metabolic effect. Epinephrine has greater metabolic effect than the norepinephrine. Okay. तो ये कुछ अलग अलग इसका डिफरेंस. একটু পরে খাবো, একটু পরে খাবো. ओके. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. और फीनियल बॉडी हार्मोन जो है मेलाटोनिन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किया है. थोड़ा जीआई ट्रैक्ट का जो हार्मोन है वो भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे. एंड तो बचा है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोन्स. ओके. एज वेल एज उसका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है. तो नेक्स्ट डे ये ख़त्म हो जाएगा. एज वेल एज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ऑन थर्सडे. ओके.